हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप आप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस तरह से एमसीक्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं, या फिर अगर मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पर इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो आप किस तरह से इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डजेंट मैटर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अपियर करने वाले हो, चाहे आप किसी स्टेट पीएससी में अपियर करने वाले हो, रेलवे के अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा या दूसरे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सारे एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये सेशन एनहांस करेगा। तो इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड आपके दूसरे फ्रेंड्स जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी इसको शेयर करें। तो चलें अब शुरू करते हैं। पहला समाचार देखते हैं 18 अगस्त 2024 के द हिंदू का। तो पहला समाचार यह है कि कर्नाटक के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है थावरचंद गहलोत साहब, इन्होंने कर्नाटक के जो अभी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सिद्धारमैया, इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करने की अनुमति दे दी है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर दिया है। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर एक कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर है तो उसके खिलाफ आप ऐसे ही जो है आउट ऑफ नोवेयर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन वगैरह शुरू नहीं कर सकते, उसके लिए गवर्नर से परमिशन लगती है एंड उसी के बाद आप ये सारी गतिविधि शुरू कर सकते हैं। अब इनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की जो परमिशन है वो किस केस में दी गई है, तो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी करके एक संस्था है, उस पर्टिकुलर संस्था को लैंड अलॉटमेंट का कुछ ठेका मिला था या इनको कुछ जिम्मेदारी मिली थी कि आपको भाई अलग अलग लोगों को लैंड अलॉट करनी है। अब एलिगेशन ये लग रहा है कि सिद्धारमैया की वाइफ को यहां पर लैंड अलॉट की गई है और इस पूरे की पूरे लैंड अलॉटमेंट में काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कह सकते हैं ओवरलुक किया गया है और एक प्राइमा फेसाई एक जो है ये करप्शन का केस निकल कर आ रहा है या एक करप्शन का केस बन रहा है। तो फाइनली अब इस पूरे और ये पूरा का पूरा जो ये करप्शन का केस है इसके तार जाके चीफ मिनिस्टर के साथ में जुड़ रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर का जो पद है इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और उसके चलते अपने वाइफ के नाम पर यह जमीन मैसूर डेवलपमेंट अर्बन अथॉरिटी के द्वारा अलॉट करवा ली गई है। तो पूरे के पूरे केस में क्योंकि चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, हाई प्रोफाइल केस था, अच्छी खासी राजनीति हो रही थी, तो अल्टीमेटली फिर गवर्नर साहब से परमिशन मांगी गई कि भाई इनके ऊपर केस चलाने की इजाजत दी जाए। तो फाइनली अब जो है गवर्नर ने सैंक्शन कर दिया है, कर्नाटक के गवर्नर ने सैंक्शनिंग कर दी है कि ठीक है इन्वेस्टिगेट करिए, प्रोसिक्यूट करिए, बाकी तो फिर जब मुकदमा चलेगा तो उसमें जो भी नतीजा निकल कर आएगा उससे पता चलेगा कि ये गिल्टी है या नहीं। अब गवर्नर ने जो ये पूरा का पूरा सैंक्शन दिया है इसको दो कानूनों के तहत में सैंक्शन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनेगा इसलिए अपने को याद रखना है। गवर्नर ने जो ये सैंक्शनिंग करी है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की, ये दो कानूनों के तहत में की गई है। सबसे पहला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये कानून है, इसके तहत में इजाजत दी गई है। दूसरा हाल ही में 2023 में जो भारतीय न्याय संहिता जो 2024 में भी 1 जुलाई से लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके तहत में इन दो कानूनों के तहत में ये इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत या ये सैंक्शन दिया गया है। अब ये जो पूरा का पूरा सैंक्शन किया गया है, गवर्नर ने जो ये इजाजत दी है, इसको लेकर कर्नाटक की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक अच्छा उसमें और कर्नाटक में जो पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट चल रही है उन्होंने फिर गवर्नर के ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए कि भाई आप जो है निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे, आप अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हो। आपको बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आप कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके आपको जो भी एडवाइस दी जाती है उसके बेसिस पर आपने काम करना था, आप अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हो। तो यहां पर काफी सारे प्रश्न चिन्ह जो है गवर्नर के इस एक्शन को लेकर खड़े हो रहे हैं। तो यहीं से एक बात अपने दिमाग में भी आती है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ये जो गवर्नर ने एक्शन लिया है या फिर ये जो परमिशन दी है इसका कोई लीगल आधार बनता है या नहीं बनता, इसकी कोई लीगैलिटी है या नहीं है, या फिर यूं बोलना चाहिए कि कानूनन तौर पर या संविधान में आखिर किन प्रोविजंस के तहत में गवर्नर इस तरीके से एक्शंस ले सकते हैं, थोड़ा सा उस चीज को डिस्कस करते हैं। द लॉ रिलेटेड टू सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट अ सर्विंग चीफ मिनिस्टर इज गवर्न्ड नॉट ओनली बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अलोन बट ऑल्सो बाय मेनी जजमेंट्स बाय जुडिशरी। तो ये जो कानून है जिसके तहत में
इस तरीके से चीफ मिनिस्टर जो है सिटिंग, उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन चलाने की परमिशन गवर्नर के द्वारा दी जाती है। इसके लिए सिर्फ कानूनी प्रावधान जो है वही अकेले नहीं है, इसके अलावा जुडिशरी ने वक्त वक्त पर कई सारे जजमेंट्स वगैरह दिए हैं, तो गवर्नर कई बार उनका भी जो है सहारा लेते हैं और उसकी मदद से भी वो इस तरीके के प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे देते हैं। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल उठता है कि चलो मान लिया कि गवर्नर जो है वो कुछ कानूनों के तहत इस तरीके की इजाजत दे सकता है, जुडिशरी ने कुछ अपने पर्टिकुलर जजमेंट दिए हैं, उसके आधार पर भी वो इस तरीके का फैसला दे सकता है, इस तरीके का प्रोसिक्यूशन की इजाजत दे सकता है। बट यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि गवर्नर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के बेसिस पे काम करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया होता है चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ही जब आपको प्रोसिक्यूशन की परमिशन देनी है, ऐसे वक्त में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी चाहिए या एडवाइस नहीं माननी चाहिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनकर आता है। इसको ऐसे समझें कि एक राज्य का मैं चीफ मिनिस्टर हूं, अब मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड हूं और मैं जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरे कहने पर काम करती है, या प्रोमिनेंटली जो भी फैसला होता है उसमें अल्टीमेटली जो अंतिम से होता है, जो लास्ट आपका डिसीजन होता है वो मेरा होता है, और वो डिसीजन फिर गवर्नर को बता दिया जाता है और गवर्नर उसके बेसिस पे अपना जो भी साइन वाइन करना होता है फॉर्मली वो साइन करते हैं और इस हिसाब से सरकार काम करती है। तो अब अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं भाई कि आपने करप्शन किया था, आपने फलानी जगह धांधली की थी, मानली की थी, इस तरीके से, अब इतना पागल तो मैं हूं नहीं कि मैं अपने खिलाफ परमिशन दे दूंगा कि भाई जाओ प्रोसिक्यूशन कर लो। गवर्नर के पास में अब अगर कोई जाता है ये याचिका लेकर कि साहब आपका चीफ मिनिस्टर जो है इस पे करप्शन के आरोप लगे हुए हैं, तो इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की परमिशन दी जानी चाहिए। संविधान ये कहता है कि गवर्नर को काम करना चाहिए आपके चीफ मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके एडवाइस पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है उसका हेड मैं हूं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही करेगी जो जो मैं कहूंगा। अब एलिगेशन लगा हुआ है मेरे ऊपर करप्शन का और गवर्नर के पास में ये याचिका गई हुई है कि भाई मेरे खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दी जाए। अब यहां पर वही बात कि मैं इतना पागल तो हूं नहीं कि मैं गवर्नर को ये एडवाइस करूंगा कि भाई आप परमिशन दो, ऑब्वियस सी बात है मैं तो यही बोलूंगा कि इस तरीके की परमिशन मत देना। तो यहां पर अब सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थिति में गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करना चाहिए, जो एडवाइस वो दे रहे हैं उसके बेसिस पे काम करना चाहिए, या फिर अब उनकी एडवाइस ना मानकर अपने विवेक पर उनको काम करना चाहिए, वो अपने डिस्क्रिशन पर काम कर सकते हैं। ये सवाल यहां पर अब निकल कर आता है। तो ये जो क्वेश्चन उठता है इस पूरे के पूरे जो लीगैलिटी का केस है कि गवर्नर ने परमिशन दी है, ये सही है या नहीं है, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, यहां से एक लीगल प्रश्न निकल कर आता है कि ऐसी परिस्थितियों में जब गवर्नर को चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के अलावा कोई दूसरा मंत्री भी है उसके खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आपको इजाजत देनी है, तो वो ऐसे वक्त में वो अपने खुद के विवेक पर काम करे, अपने खुद के डिस्क्रिशन पर काम करे, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की या सरकार की बात मानकर काम करे। ये प्रश्न जो है यहां पर खड़ा हो जाता है। अब इस प्रश्न का जवाब अलग अलग केसेस में जुडिशरी के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले महाराष्ट्र के जो एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था AR अंतुले, इनके ऊपर भी ऐसे एक प्रोसिक्यूशन का केस बना था, तो उस पर फिर मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया कि गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन पर काम करना चाहिए या गवर्नर को फिर अपने काउंसिल जो चीफ मिनिस्टर के अंडर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके एडवाइस पे काम करना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई केस बनता है जिसमें चीफ मिनिस्टर के खिलाफ या मिनिस्टर के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन का अगर परमिशन देनी है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उसमें उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कोई केस बनता है जिसमें चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की इजाजत देनी है, तो ऐसे वक्त में गवर्नर को अपने खुद के विवेक पर ही काम करना है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस उस वक्त में नहीं मानी जा सकती। लॉजिक वही है कि सीएम या फिर मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने ही किसी साथी के खिलाफ इस तरीके के प्रोसिक्यूशन की परमिशन कभी नहीं देंगे। तो अगर गवर्नर इनके उस पर काम करने लगा तो फिर तो प्रोसिक्यूशन कभी हो ही नहीं पाएगा। प्रूव होना नहीं होना वो बात की बात है, आदमी गिल्टी है नहीं है वो बात की बात है, मगर प्रोसिक्यूशन ही शुरू नहीं हो पाएगा जब तक वो सरकार में है। तो ये चीज ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे वक्त में गवर्नर अपने खुद के डिस्क्रिशन पर काम करे, ना कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करे। तो ये AR अंतुले का जो पूरा का पूरा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये बात कही थी। इसी तरीके से अभी कर्नाटक का जो गवर्नर साहब हैं गहलोत साहब, उन्होंने जब ये ऑर्डर दिया है कि हाँ करो, सिद्धरामैया जो चीफ मिनिस्टर है इनके खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन करो, प्रोसिक्यूशन करो, ये ऑर्डर जब जारी किया था उसमें उन्होंने 2004 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है उसको कोट किया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की एक बेंच ने एक 2004 में जजमेंट दिया था एक केस में, जिसमें महाराष्ट्र स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच में केस था, डिस्प्यूट था। उसमें कोर्ट ने यह बोला था, if governor did not use their discretion
based on facts and circumstances, then it would lead to a complete breakdown of rule of law, in as much that it would be open for government to refuse sanction in spite of overwhelming material showing that a prima facie case is made out. तो कोर्ट ने यह बोला था कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो इसमें ये गवर्नर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने डिस्क्रिशन पर काम करे, अपने विवेक पर काम करे और फैसला ले, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर स्टेट में पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा रूल ऑफ लॉ का। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गवर्नर अपने विवेक पर काम नहीं करा और उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मान ली। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी अपने किसी मेंबर के खिलाफ, अपने किसी मंत्री या सीएम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की इजाजत देगा नहीं। तो और भले ही आपके पास में प्राइमा फेसाई एविडेंस मौजूद है जिसमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ धांधली तो हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, मगर क्योंकि मैटर हाई प्रोफाइल हो गया है और जिन लोगों को परमिशन देनी है वही लोग अगर एलिगेशन, उनके ऊपर अगर एलिगेशन लगाए तो वो तो परमिशन देने से रहे, तो ऐसी परिस्थिति में ये पूरा का पूरा एक रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये जिम्मेदारी बनती है गवर्नर की कि वो अपने विवेक पर काम करे, अपने डिस्क्रिशन पर काम करे और परमिशन दे या ना दे वो बात की बात है, मगर अपने विवेक पर फैसला ले, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुने। तो इस जजमेंट को कोट करते हुए आपके जो थावर चंद गहलोत साहब है उन्होंने अल्टीमेटली सिद्धारामैया के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की इजाजत दे दी है। और अब यहां से जो है पूरा का पूरा मुकदमा कैसे कि आगे बढ़ता है और क्या निकल कर आता है वो अपने को पता चलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा केस मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, ये जो पूरी की पूरी न्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस करी, अब इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस है और उसमें प्रोसिक्यूशन की परमिशन देनी है तो गवर्नर अपने विवेक पर काम करेगा या फिर गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानेगा? जवाब है गवर्नर अपने विवेक पर काम करेगा, अपने डिस्क्रिशन पर काम करेगा, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, पहला। दूसरी बात यह कि अगर ऐसे किसी पर्टिकुलर केस में अगर गवर्नर परमिशन दे भी देता है प्रोसिक्यूशन की, तो किन कानूनी धाराओं के तहत में या फिर किन कानूनों के तहत में ऐसे परमिशन दी जाती है? जवाब है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इन दो कानूनों के तहत में ये प्रोसिक्यूशन या ये सेंशन जो है किया जाता है। ये दो बातें हैं जो अपने को यहाँ पे याद रखनी है। और तीसरा ये बन सकता है कि, और ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, खास तौर पे जो आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज, इसमें आ सकता है कि रिसेंटली जो परमिशन दी गई थी आपके कर्नाटक के गवर्नर के द्वारा उनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाने की, उसमें किस पर्टिकुलर जजमेंट को कोट किया गया था। या तो ऐसे पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो पर्टिकुलर केस है, स्पेशल आपका महाराष्ट्र स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस, ये पर्टिकुलर केस या सुप्रीम कोर्ट का इसका जो जजमेंट है हाल फिलहाल न्यूज में था, तो ये केस किस चीज से रिलेटेड है? तो अपने को ध्यान रखना है गवर्नर के डिस्क्रिशन की पावर से रिलेटेड है। जब उसको सैंक्शन करना है, कोई सैंक्शन करना है प्रोसिक्यूशन वगैरह की परमिशन चीफ मिनिस्टर या किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ। तो इस तरीके इतने जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहां से बनकर अपने तैयार होता है कि अपने को प्रिपेयर करना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अगला समाचार मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेंस आंसर राइटिंग में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, कलकत्ता में जो ब्रूटल केस हुआ था रेप एंड मर्डर का, इस पर्टिकुलर केस के प्रोटेस्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नेशन वाइड स्ट्राइक बुलाई थी और इस स्ट्राइक को कवर करते हुए द हिंदू में एक काफी विस्तृत रिपोर्ट छपी थी, काफी डिटेल्ड न्यूज आई थी। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं जो मेंस आंसर राइटिंग में खास तौर पे आपके काम आ सकते हैं। महिला सुरक्षा या फिर वुमेन प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इस पूरे केस ने इसको फिर से जो है पूरी तरीके से हाईलाइट कर दिया है और ये बताया है कि कहीं ना कहीं हमारे वर्क प्लेसेस में हमारी महिलाएं कितना ज्यादा असुरक्षित हैं। तो उसके बाद से ये इस पर्टिकुलर न्यूज के या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मेंस आंसर राइटिंग में कुछ ना कुछ आएगा जरूर। 2024 का जो मेंस होने वाला है उसमें भी यूपीएससी का, इसके अलावा 2025 और 2026 में भी, इनफैक्ट जो दूसरी आपकी अलग अलग स्टेट पीएससी के जो मेंस हैं उसमें भी कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आएगा और वहां पर आप इस डाटा को कोट कर सकते हैं तो आपको ज्यादा एक अच्छा इफेक्टिव आंसर जो है बनकर तैयार होगा। तो बस वही इस न्यूज की हेडिंग है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्लैश फैक्ट्स फॉर मेंस फ्रॉम द न्यूज ऑफ नेशन वाइड स्ट्राइक कॉल्ड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आईएमए ने जो नेशन वाइड स्ट्राइक बुलाई थी उस न्यूज में से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके लिए निकाले, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। Because of the nature of jobs,
और बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जॉब डॉक्टर्स स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स आर वल्नरेबल टू वायलेंस, कहने की बात ही नहीं है। जिस तरीके की नौकरी है, हॉस्पिटल 24 घंटे काम करते हैं, 12 महीने खुले रहते हैं, 365 दिन काम करते हैं। आपको दिन में भी लेडी डॉक्टर्स की जरूरत पड़नी है, मेल डॉक्टर्स की जरूरत पड़नी है, रात में भी आपने लेडी डॉक्टर्स और मेल डॉक्टर्स की जरूरत पड़नी है। इमरजेंसी आपने 24 घंटे खोल के रखना ही रखना है। तो जिस तरीके का नेचर है डॉक्टर्स की नौकरी का, डॉक्टर्स का डॉक्टरी पेशा जिस तरीके का है, हॉस्पिटल्स में जिस तरह से जॉब्स लगती हैं, ड्यूटीज लगती हैं, उसके चलते डॉक्टर्स अगर इन जनरल बात करें तो वो भी, और अगर महिलाओं की स्पेशली बात की जाए फीमेल डॉक्टर्स की, तो ये वायलेंस को लेकर वल्नरेबल है। किसी का पेशेंट की अगर डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि जो उसके मरीज के जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो डॉक्टरों के ऊपर गुस्सा उतारने लगे, या इस तरीके के केसेस की एक भाई एक लेडी डॉक्टर है, वो अपना रेस्ट कर रही थी ड्यूटी के बीच में कहीं पर, तो उसके खिलाफ इतना ग्रुसम एक्ट हो गया कलकत्ता में। इस तरीके की घटनाएं जो हैं, कुल मिलाकर डॉक्टरी पेशे का जो नेचर है उसके चलते कहीं ना कहीं वो वल्नरेबल हैं। फीमेल डॉक्टर्स खास तौर पे वायलेंस को लेकर बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, ये बात खुलकर इस केस में निकल कर आ गई है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कैंपसेस हैं मेडिकल कॉलेजेस वगैरह के, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेफ्टी जो है डॉक्टर्स की वो प्राइम कंसर्न बने। स्पेशली महिला डॉक्टर्स की अगर बात की जाए, इनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी को टाइट किया जाना चाहिए ज्यादा, और ज्यादा बेहतर मेथड्स बनाए जाने चाहिए। पूरी की पूरी एक पॉलिसी ओवरहॉल की जरूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी की पूरी एक पॉलिसी ओवरहॉल की जरूरत है। किस चीज के लिए? फीमेल डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे होगा ये, अब देखिए एक बड़ा डर का माहौल बन गया है। अब रात के वक्त में महिला डॉक्टर्स जो हैं, कलकत्ता जैसे अगर मेट्रो सिटी में इस तरीके के ग्रूसम एक्ट्स हो सकते हैं, और उसके बाद फिर जिस तरीके का वो केस पूरा का पूरा खराब करने की कोशिशें की गई, जिस तरीके के एटीट्यूड पुलिस के, स्टेट गवर्नमेंट के निकल कर आए, जो क्रिटिसिज्म हुआ, फिर उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरा केस जो है वो कलकत्ता पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सीओ मोटो जो है कॉग्निजेंस ले लिया, और काफी सारी चीजें वगैरह हुई। इन सब बातों से हुआ यह है कि अब कहीं ना कहीं महिला डॉक्टरों का एक कॉन्फिडेंस हिल गया है कि यार हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारी जो वर्किंग स्पेसेस हैं, वहीं पर सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टाइम आ गया है। पूरा जो आपको ये उनके प्रोटेक्शन को लेकर अब अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी होगी, जो पूरा एक पॉलिसी ओवरहॉल करना पड़ेगा। इससे होगा ये कि डॉक्टर्स में, खासतौर में महिला डॉक्टर्स में कॉन्फिडेंस आएगा। और ना सिर्फ ये महिला डॉक्टर की बात है, लगभग हर ऐसा प्रोफेशन जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया है, जो 24/7 राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, जहां पे आपको ऐसे अनगॉडली आवर्स में ड्यूटीज लगाई जाती हैं, हर जगह पर आपको सिक्योरिटी, महिलाओं की खासतौर पे सिक्योरिटी को लेकर पूरी की पूरी व्यवस्था को ओवरहॉल करना पड़ेगा। ना सिर्फ आपके मेडिकल प्रोफेशन की बात है, लगभग हर प्रोफेशन में डॉक्टर्स वगैरह का और बाकी सारी लेडीज को का कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट अप करना जरूरी है। क्योंकि इस तरीके की घटनाओं के बाद में कहीं ना कहीं फिर लेडी जो महिलाएं हैं उनको भी आपके समाज जो है कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है, फिर ड्यूटीज वगैरह ऐसे अनगॉडली आवर्स पर जाने से, तो उससे करियर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और खुद का भी अगर कॉन्फिडेंस हिल गया तो वो अपना बेस्ट दे नहीं पाओगे। इन सारी चीजों को रोकने के लिए, इनका कॉन्फिडेंस फिर से लाने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए जरूरी है, सारी महिलाओं के लिए जो किसी भी प्रोफेशन में जरूरी है, कि सेफ्टी को लेकर जो है एक बार फिर से सोचा जाए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ना सिर्फ मेडिकल हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस के लिए, बाकी लगभग हर इस तरीके के प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक संस्थान के लिए बनाई जाए, जहां पे महिला डॉक्टर्स जो हैं या महिलाएं जो हैं किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है। मेडिकल प्रोफेशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में जो है महिलाएं शामिल हैं। कुछ डाटाज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टोटल डॉक्टर्स का अगर हम नंबर कैलकुलेट करें, और मैं सिर्फ आपके मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूं जो एलोपैथी वगैरह प्रैक्टिस करती हैं, 60% जो डॉक्टर्स हैं इंडियन डॉक्टर्स वो महिलाएं हैं। अब ये कितना आप कह सकते हैं आश्चर्यचकित करने वाला नंबर है। जब तक ये न्यूज मैंने नहीं पढ़ी थी, मुझे नहीं पता था कि भारत में 100 में से 60 डॉक्टर्स जो हैं वो महिलाएं हैं, या 50% से ज्यादा, आधी से ज्यादा जो आपका डॉक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें महिलाएं जो है मेजोरिटी में। भारत में मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाली 60% डॉक्टर्स जो हैं वो वुमेन्स हैं। अगर डेंटल प्रोफेशन की बात की जाए तो 68% जो डॉक्टर्स हैं वो लेडीज हैं। फिजियोथेरेपी की बात की जाए तो उसमें ओवरवेलमिंग रिप्रेजेंटेशन है, 75% के करीब जो है महिलाएं शामिल हैं। और नर्सिंग तो खैर वो प्रोफेशन ही जो है बहुत, उसमें आपको एक मदरली ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो 85% के आसपास जो है इसमें महिलाएं इन्वॉल्व हैं। तो कुल मिलाकर आपको एक बात यहां से समझ में आ रही होगी कि हमारा जो पूरा मेडिकल प्रोफेशन है, इस पूरे मेडिकल प्रोफेशन की जो नींव है वो महिलाओं के एफर्ट्स के ऊपर खड़ी हुई है।
ये जो पूरा का पूरा मेडिकल प्रोफेशन है, इसकी जो पूरी नींव है वो महिलाओं के कंधों पर है, वही जो है इसको लेकर चल रही हैं। आप सोच के देखें, इतने बड़े आपके वर्क फोर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाए, ये लोग अब काम पे आना बंद कर दें, अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम ना कर पाए, तो क्या होगा फिर हमारे मेडिकल प्रोफेशन का। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है महिला डॉक्टरों का, फीमेल डॉक्टर्स का, मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स का, किसी भी तरीके से इस पूरी फील्ड में जुड़ी हुई नर्सेज हो गई, कोई भी हो गई, सबके प्रोटेक्शन को लेकर स्ट्रिक्टनेस बरती जाए, पॉलिसीज को लेकर बनाई जाए, उनका कॉन्फिडेंस लौटाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस आंसर राइटिंग में अगर कहीं पे कुछ लिखने के लिए आता है, इन पॉइंट्स को आप कोट कर सकते हैं एज इट इज वर्बिटम। एंड ये डाटा आपने ध्यान रखना है, भारत में 60% से के करीब जो है इंडियन डॉक्टर्स महिलाएं हैं, डेंटल में 68% के करीब डेंटल प्रोफेशन में महिलाएं हैं, फिजियोथेरेपी में और नर्सिंग में लगभग ओवरऑल नर्सिंग में 75%, और ये फिजियोथेरेपी में 75% और नर्सिंग में ओवरवेलमिंगली 85% जो आपके लोग हैं वो, या जो वर्कफोर्स है वो लेडीज से मिलकर बना हुआ है, महिलाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये डाटा अगर आप कोट करते हैं और फिर आप बताते हैं कि क्यों ये कितना सीरियस इशू है, तो ज्यादा बेहतर तरह से आप अपना आंसर जो है लिख पाएंगे, ज्यादा बेहतर तरह से आप अपने बात का वजन जो है बढ़ा सकेंगे, ज्यादा बेहतर तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे। सो ये डाटा जो है मेंस आंसर राइटिंग में आपने इस्तेमाल करना। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया होस्टेड थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। तो भारत ने तीसरा संस्करण जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का ऑर्गेनाइज करवाया है रिसेंटली वर्चुअल फॉर्मेट में, यानी कि ऑनलाइन सारे जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, कोई भारत में आया नहीं, सब लोग अपने अपने देशों से ऑनलाइन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े और उसकी मदद से फिर ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में एक नए फंड की घोषणा करी है और उस फंड का नाम रहेगा ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। ये ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं, खासतौर पे जिसमें अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग किस्म के देश आते हैं, छोटे देश आते हैं, इन सारे देशों के लिए ये फंड की घोषणा की गई है जिसका नाम ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है। इस फंड की मदद से अब जितना भी ट्रेड है उसको बढ़ाने पे फोकस किया जाएगा ग्लोबल साउथ के इन सारे देशों के बीच में। कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि अलग अलग देशों की जो जो क्षमताएं हैं, जिस जिस तरीके के वहां पे प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसका स्केल बढ़ाया जाए, और अलग तरीके के वहां पे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उनका, या फिर और जो उनका इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए जो भी तरीके से उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है उस पर फोकस किया जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी शेयरिंग करवा के इनकी एफिशिएंसी और एफिकेसी को बढ़ाया जा सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर इनमें से कोई भी देश किसी डेवलप्ड नेशन के साथ में अगर किसी तरीके का ट्रेड निगोशिएशन करता है, तो वो ट्रेड निगोशिएशन किस तरह से करवाया जाए ताकि इन लोगों का कोई नुकसान ना हो। जनरली डेवलपिंग कंट्रीज के जब ट्रेड निगोशिएशन खासतौर पे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में होते हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज इस तरीके की शर्तें रखती हैं कि वो ट्रेड निगोशिएशंस के नतीजे में जो भी ट्रेड पैक्ट साइन होता है, जो भी व्यापारिक जो भी आपके संधियां होती हैं, उसका फायदा जनरली डेवलपिंग कंट्रीज को उतना नहीं होता जितना डेवलप्ड नेशंस को होता है। तो ऐसे वक्त में ट्रेड निगोशिएशन किस तरह से किया जाए ताकि आप डिसएडवांटेज में ना रहें, आप उस ट्रेड निगोशिएशन से ज्यादा फायदा कमाएं, ये सारी चीजों के लिए सिखाने के लिए, डेवलप करने के लिए इन ग्लोबल साउथ के अलग अलग देशों में इस ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी घोषणा करी है। एक रीजन इस फंड को लाने का यह भी है कि चाइना की जो डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी है, चाइना क्या करता है, छोटे गरीब देशों को इतना कर्जा दे देता है जितना उनकी चुकाने की क्षमता नहीं होती, और उसके बाद में फिर वहां पर जब वो डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उनकी जमीनों पे कब्जा करने लगता है और अननेसेसरी किस्म की जो है चीजें उनसे करने के लिए उनको मजबूर करता है। जैसे चाइना ने श्रीलंका के साथ में किया था, इतना कर्जा दे दिया कि वो चुका नहीं पाए, तो फिर बाद में उनका एक हम्बन टोटा करके पोर्ट है, उसको 99 साल की लीज पे ले लिया, और अब उस पोर्ट को वो जिस तरह से डेवलप कर रहा है, तो उससे हमारी जो सिक्योरिटी है कहीं ना कहीं उस पर एक थ्रेट क्रिएट होता है। तो इस तरीके की चीजें चाइना अलग अलग देशों में, खासतौर पे अफ्रीकी देशों में करता रहता है। तो इस डेब्ट ट्रैप से भी बचाया जा सके, इस तरीके के डेब्ट ट्रैप से निकाला जा सके, उन सब के लिए ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के नाम से ग्लोबल साउथ के लिए ये फंड पीएम मोदी ने अनाउंस किया है, और धीरे धीरे इसकी भी क्षमता जो है फिर बढ़ाई जाएगी। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर आपकी जो समिट है बुलाई गई है, जैसा कि इसमें लिखा भी है कि इंडिया ने, ये इंडियन नहीं है, इंडिया है, इंडिया ने थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है वर्चुअल फॉर्मेट में करवाई है। इसका मतलब इसके पहले दो समिट्स और हो चुकी हैं। ये जो दो समिट्स हुई थी ये 2023 में करवाई गई थी, और इनको करवाया गया था G20 के पहले।
G20 भारत में ऑर्गेनाइज होना था, तो उसके पहले पहले 2023 में ये 2 ग्लोबल साउथ की आपकी समिट्स इंडिया ने करवाई। इसको करवाने का लॉजिक ये था कि जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ में, जितने भी आपकी इस तरीके के छोटे देश हैं, इन सबके बीच में एक जनरल कंसेंसस बनकर तैयार हो जाए, और फिर उस जनरल कंसेंसस को इंडिया जो है इन सारे देशों के की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर G20 के जो सबसे पावरफुल देश हैं, जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, जितने भी आपके पावरफुल देश हैं, उनके सामने रख सके और ग्लोबल साउथ की एक सिंगल वॉइस जो है उसको प्रेजेंट किया जा सके। इस तरीके से इस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखकर ये जो 2 समिट्स थे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के 2023 में करवाए गए थे, और उसके बाद में फिर जो भी आपका कंसेंसस बना उसको G20 के सामने रखा गया। अब इस टाइम पीरियड में जो तीसरा आपका वर्चुअल फॉर्मेट में करवाया गया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का ये तीसरा समिट, इसका लॉजिक यह है कि अगले महीने यूनाइटेड नेशंस की समिट ऑफ द फ्यूचर के नाम से न्यूयॉर्क में एक मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में अब ये डिसाइड होगा कि यूनाइटेड नेशन का जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है इसमें चेंजेस किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, और अगर होंगे तो फिर किस तरीके से उन सारे चेंजेस को किया जाना चाहिए। इंडिया काफी वक्त से इस डिमांड को रखे हुए है कि भाई ये जो 5 देश हैं जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन के बैठे हुए हैं, जिनके पास में वीटो पावर है, ये एक फेयर आपका किस्म का अरेंजमेंट नहीं है। भारत को भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, बीइंग आपका थर्ड लार्जेस्ट आपका फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर, एंड इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों के चलते भारत को भी इसका मेंबर होना चाहिए। तो अपनी इस मेंबरशिप के दावे को और ज्यादा मजबूती से रखने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की भी मीटिंग करवाई जा रही है, ताकि जब अल्टीमेटली अगले महीने न्यूयॉर्क में ये समिट ऑफ द फ्यूचर होगी और उसमें ये मसला फिर से उठेगा, तब भारत को ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं इन सबकी बैकिंग हासिल हो सके। एंड इस पर्टिकुलर मुद्दे को डायरेक्टली तो नहीं बोला मगर इनडायरेक्टली उठाया गया था इस पूरी समिट में कि भाई आपने इस बात को प्रमुखता से आगे रखना है कि अब यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, नहीं तो फिर ये बॉडी जो है रिडेंडेंट होती चली जा रही है, इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस बचेगा नहीं। और रिफॉर्म्स का सीधा सीधा मतलब है कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया जाए, उसमें नए मेंबर्स को लाया जाए, जिसमें भारत अपनी दावेदारी रख रहा है। तो जब एक बार हम अपनी दावेदारी रखेंगे तो फिर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ग्लोबल साउथ के देश हमें सपोर्ट करेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये समिट ऑफ द फ्यूचर के पहले पहले इसको बुलाया गया। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब यहां से 2-3 सवाल बनते हैं। सबसे पहला तो ये कि भारत ने रिसेंटली आपकी जो ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट कराई थी, ये कौन से नंबर की समिट थी? तो याद रखना है थर्ड वाली समिट थी, डिजिटल फॉर्मेट में करवाई थी। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है ये क्या चीज है? तो ये एक नया फंड है, भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की जो ये थर्ड समिट है इसमें इसको बनाया, इसको डिक्लेयर किया है, घोषणा की है इसकी, और इन सारे कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा ये कि आपका जो ये समिट ऑफ द फ्यूचर है यूनाइटेड नेशंस का, ये आपका जो ये समिट ऑफ द फ्यूचर है ये कौन करवा रहा है? यूनाइटेड नेशंस करवा रहा है। या फिर अगर यूनाइटेड नेशंस का समिट ऑफ द फ्यूचर करवाया जा रहा है तो क्यों करवाया जा रहा है? तो जवाब हो जाएगा फ्यूचर में यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहे, इसमें चेंजेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इन सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए ये समिट न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। तो ये 2-3 आपके एमसीक्यू सीधे सीधे यहां से बनकर तैयार होते हैं, इसको अपने को ध्यान रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे। अब अगली न्यूज में हम ये देखेंगे कि इंडिया की हाल फिलहाल जो एक नई किस्म की एक बीमारी जो है निकल कर आ रही है, मंकी पॉक्स, उसके रिस्पेक्ट में तैयारी किस तरह से। भारत अभी तक इंडिया में फॉर्चुनेटली मंकी पॉक्स का एक भी केस अभी तक नहीं आया है, मगर जिस तरीके से मंकी पॉक्स के केस अफ्रीका में रिपोर्ट हो रहे हैं और अलग अलग जगहों पर रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत जल्दी मंकी पॉक्स के केसेस भारत में भी रिपोर्ट होने लगेंगे। तो ऐसे वक्त में भारत की क्या तैयारी है मंकी पॉक्स के वायरस को रोकने के लिए, उसके रिस्पेक्ट में आपका हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वहीं से ये न्यूज मैंने आप लोगों के लिए निकाली है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन इंडिया प्रिपरेशन फॉर मंकी पॉक्स वायरस। तो मंकी पॉक्स वायरस के रिस्पेक्ट में भारत की क्या प्रिपरेशन है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसी से पॉइंट अपन ने देखे और उसी से पॉइंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, वो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो फार नो केस ऑफ मंकी पॉक्स हैव बीन डिटेक्टेड इन इंडिया। फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं है, बट जिस तरह से महामारी बढ़ रही है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आश्चर्य की बात भी नहीं होगी, बहुत जल्दी इसके केसेस इंडिया में डिटेक्ट होने लगेंगे। मगर फिर भी वैसे तो भगवान से यही दुआ है कि इस तरीके के केसेस ना आए भारत में, बट इन केस अगर ये
होते भी हैं, तो इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम जो उठाया गया है, जितने भी भारत में एंट्री पॉइंट्स हैं, एयरपोर्ट हो गए, सी पोर्ट हो गए और जो ग्राउंड क्रॉसिंग्स वगैरह हो गई, हर एक जगह पर जो हेल्थ यूनिट्स होती हैं इनको सेंसिटाइज किया जा रहा है। एंड सारी क्रॉसिंग्स वगैरह पे मंकी पॉक्स वगैरह के रिस्पेक्ट में सेंसिटाइज किया जा रहा है कि आपने ध्यान रखना है कि इस तरीके का अगर कोई सर्टेन केस वगैरह है, सस्पिशियस केस वगैरह है, तो उसको कैसे आपने डिटेन करना है, कैसे पकड़ना है, उन सारी चीजों को लेकर जो भी इनकी तैयारी है उसको लेकर भारत में एंटर होने के जितने भी एंट्री पॉइंट्स उन सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है। दूसरा, टेस्टिंग लेबोरेटरीज को फिर से रेडी किया जा रहा है कि इसकी जल्दी से जल्दी अगर कोई ऐसा केस लगता है कि भाई इसको मंकी पॉक्स हो सकता है और आपने उसको भारत के किसी एंट्री पॉइंट पर रोक लिया, तो फिर जल्दी से जल्दी उसका सैंपल लेकर टेस्ट किया जा सके और कंफर्म कर सके कि उसको मंकी पॉक्स है या नहीं। तो उसके लिए लेबोरेटरीज को भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको भी प्रिपेयर किया जा रहा है कि अगर डिटेक्ट करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए और उसके बाद में फिर वो जब तक ठीक नहीं होता है, उसका इलाज चलता है, उसमें मरीज को मैनेज करने के लिए जो भी व्यवस्था है उन सबको भी जो है अच्छे से तैयार किया जा रहा है, ढंग से उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये सारी प्रिपरेशन वगैरह जो है मंकी पॉक्स के रिस्पेक्ट में की जा रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री का ये स्टेटमेंट। अब यहीं से सवाल उठता, इसी में मंकी पॉक्स के बारे में इन्होंने कुछ बातें भी बताई हैं, मंकी बॉक्स के रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है, तो वो भी अपने को डिस्कस करनी है। इसको डिस्कस करने के पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स ये जो वायरस है इसका एकदम से बहुत ज्यादा केसेस अफ्रीका से रिपोर्ट होना शुरू हुआ है। यूरोप में पहला केस जो है इसका स्वीडन से रिपोर्ट हुआ है। एशिया में पहला केस पाकिस्तान से रिपोर्ट हुआ है। चाइना ने अपनी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है, मे बी शायद वहां पे भी केसेस हुए हों, बट वो लोग बाहर अपनी न्यूज वगैरह इतना देते नहीं है, तो उनके बारे में पता नहीं है। और बाकी जगह भी जो है लोग धीरे धीरे इसको लेकर अब सतर्क हो गए। अफ्रीका में धीरे धीरे जो है ये महामारी के रूप में डेवलप हो रहा है। यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको लेकर अपने एप्रीहेंशंस वगैरह जारी किए हैं, तो ये न्यूज में बना हुआ है। monkeypox is infections are usually self limiting and last from 2 to 4 weeks। तो पहली बात तो यह है कि 2 से 4 हफ्तों तक ये आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है, चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर काफी सारे लम्स बनने लगते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी कि 2 से 4 हफ्तों में वो अपने आप जो है ठीक होने लगते हैं और बॉडी अपने आप अपना इलाज कर लेती है। और अगर साथ ही साथ आप सपोर्टिव मैनेजमेंट दो तो जो पेशेंट्स हैं वो उससे भी जल्दी जो है रिकवर हो सकते हैं। अब ये जो है पूरा का पूरा मंकी पॉक्स वायरस जो है वो ट्रांसमिटेबल है, ये एक से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके ट्रांसमिट होने के लिए जरूरी यह है कि 2 लोगों के बीच में, जिसमें से एक इन्फेक्टेड पर्सन हो और एक अगर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन हो, और उनके बीच में अगर आपस में लंबे वक्त तक कांटेक्ट रहता है, प्रोलॉन्ग कांटेक्ट होता है, खासतौर पर अगर सेक्सुअल रूट्स के थ्रू कांटेक्ट होता है या इस तरीके से कांटेक्ट होता है कि एक व्यक्ति का जो बॉडी फ्लूइड है वो डायरेक्टली दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहा है, तो मंकी पॉक्स होने के खतरे ज्यादा बढ़ते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति जिसको मंकी पॉक्स हो रखा है उसके कंटामिनेटेड क्लोथ्स हो गए या फिर जिन कपड़ों का, जिन बेडशीट्स वगैरह का वो यूज कर रहा था, लाइनिन वगैरह या फिर उसके टॉवल्स वगैरह, उसका इस्तेमाल अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तो फिर उसमें कंटामिनेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो याद रखना है, मंकी पॉक्स एक बड़ा, कह सकते हैं, कंटेजियस वायरस है, एक से दूसरे लोगों में फैलने वाली बीमारी है। 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाता है, 2 से 4 हफ्तों तक इसका इन्फेक्शन रहता है, सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक हो जाता है, पूरे शरीर के ऊपर लम्स वगैरह बनने लगते हैं, मगर एंड अगर आप सही तरीके से इलाज करो तो उसके जल्दी से जल्दी आदमी रिकवर कर सकता है। बट ट्रांसमिशन वगैरह जो है इसका एक से दूसरे व्यक्ति में पॉसिबल है। तो बचने का तरीका यही है, प्रिवेंशन रखा जाए जितना हो सके इस तरीके के व्यक्तियों से जिनको मंकी पॉक्स हो गया है, आइसोलेट उनको कर दिया जाए और उनसे दूर रहा जाए। एंड अफ्रीका में ये काफी बड़ी मात्रा में महामारी बन के अभी लोगों को मार रहा है, बाहर अभी इतना ज्यादा इसके केसेस फिलहाल रिपोर्ट नहीं हुआ है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इसमें अब हमको बात करनी है एक रीजन के बारे में जो रशिया में पड़ता है, और इस रीजन का नाम है कर्क्स रीजन। ये जो कर्क्स रीजन है रशिया का, इसके ऊपर ज्योग्राफी में या मैपिंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको अपने को उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। पहला सवाल तो ये कि जो कर्क्स रीजन है रशिया का, ये न्यूज में है क्यों? इसकी वजह यह है कि यूक्रेन ने इस रीजन में अटैक कर दिया है और वेस्टर्न रॉकेट्स और वेस्ट की तरफ से जो भी इनको वेपन्स वगैरह दिए जा रहे हैं उसकी मदद से पहली बार यूक्रेन ने रशियन टेरिटरी के ऊपर अटैक किया है। समझिएगा बात को, 2 साल से ये जो वॉर है, ये 2 साल से ये पूरा रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है।
मगर अभी तक यूक्रेन डिफेंसिव वॉर लड़ रहा था, यानी कि रशिया ने उसके जिन जिन इलाकों पर हमला किया था, अटैक किया था, अपनी या तो उस टेरिटरी को वो डिफेंड कर रहा था, या फिर जितने इलाकों पे कब्जा रशिया ने कर लिया था उन इलाकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब 2 सवा 2 साल निकल जाने के बाद में पहली बार ये हुआ है कि यूक्रेन ने रशिया के किसी इलाके पर हमला कर कर रशिया की कुछ टेरिटरी को जो है कब्जे में ले लिया। और ये करने के लिए उन्होंने वेस्ट की तरफ से जो, ये ऐसा रशिया वालों का कहना है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमारे जो अटैक इन्होंने किया है वेस्टर्न रॉकेट्स और वेस्टर्न वेपनरीज का इस्तेमाल कर कर किया गया, जो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि वेस्ट की मदद के बिना तो यूक्रेन इस वॉर को लड़ ही नहीं सकता। तो खैर जो भी हो, पहली बार अब इन्होंने रशिया की कुछ टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया, और वो टेरिटरी कर्स्क रीजन में आती है। यहां पर इन्होंने एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, एक सायम रिवर करके नदी है, उसके ऊपर ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया, काफी सारे लोगों की जो है इसमें मृत्यु हुई है। एंड इसी के साथ में अब ये वॉर जो है अपने एक अलग डायमेंशन में एंटर कर रहा है। पहली बार इन्होंने रशियन टेरिटरी पे कब्जा किया है, अभी तक रशिया का एक अलग रिस्पॉन्स था। वो, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके वॉर लड़ ही नहीं रहे। ऐसे समझ लीजिए कि एक हाथ पीछे रखकर रशिया एक हाथ से अनबने ढंग से जो है ये जंग अब तक लड़ रहा था। मगर ये प्रोवोकेशन के बाद में मे बी शायद व्लादिमीर पुतिन के जो इरादे हैं वो बदल जाएं, वो कुछ और तरीके से जो है पूरे के पूरे वॉर को अब आगे लेकर चलें, और मे भी इसके चलते और ज्यादा खतरनाक हो जाए। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि सीज फायर हो जाए, किसी तरह से वॉर खत्म हो जाए, बट संभावना लग नहीं रही है। जिस तरह से वेस्ट डिटरमाइंड है कि वो रशिया को हराएगा, और जिस तरह से रशिया को ये जंग एक तरीके से रास आ गई है, और इतने सारे सैंक्शन सारी चीजें होने के बाद भी वो जिस तरह से वॉर मैनेज कर रहे हैं, उसमें भी उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पॉजिटिव 5% के आसपास उनका ग्रोथ रेट है। तो इन सारी चीजों के चलते कहीं ना कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है वॉर कहाँ जाएगा। और इस एक्शन के बाद में ग्राउंड ऑफेंसिव जो लॉन्च कर दिया गया है रशियन टेरिटरी के ऊपर यूक्रेन के द्वारा, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं आगे जाके, होप सो ना हो। बट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि अगर कर्क्स रीजन इन रशिया के ऊपर सवाल आए तो हमको पता होना चाहिए ये कर्क्स रीजन कहां पर है, रशिया में है, एंड क्यों न्यूज में है, यूक्रेन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया है। अब मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूं। ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन की राजधानी है कीव, ये रशिया है, रशिया की राजधानी है मॉस्को, और ये यूक्रेन में ये जो रीजन है, ये आपका पूरा का पूरा जो बड़ा सा इलाका है कर्क्स रीजन है। ये जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है ये आपका कर्क्स रीजन है, और यहां पर अटैक कर कर कुछ इलाका या कुछ टेरिटरी रशिया की यूक्रेन ने कब्जा ली है। अब तक वो सिर्फ अपने इलाकों को डिफेंड कर रहा था, रशिया ने काफी सारी टेरिटरी इनकी कब्जा रखी है, इस सर्टेन क्षेत्र में काफी सारी टेरिटरी इनकी कब्जे में ले रखी है। तो वो सारी चीजें अभी तक मगर इन इलाकों को डिफेंड किया जा रहा था, मगर अब पहली बार काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करके रशियन टेरिटरी को कब्जा करने की कोशिश की गई है। तो याद रखिएगा कर्क्स रीजन कहां पर है, जो हाल फिलहाल न्यूज में बना हुआ था, अगर ऐसा सवाल आता है, रशिया में है, यूक्रेन के साथ में उसकी बॉर्डर लगती है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 19 अगस्त 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।